What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, this is day 10 of our GNG 2.0 और आज की क्लास में हम मैक्रो का एक और शानदार चैप्टर कंप्लीट करेंगे और आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा, मस्त समझा दूंगा। तो जाओ जल्दी से जाके अटेंडेंस लगाओ, एक और चैप्टर कंप्लीट करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों, जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डालो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ऑल्दो आपको एग्जाम में लिखना पूरा थियरी फॉर्म में ही है, लेकिन मैं आपको इसको एकदम प्रैक्टिकली समझाऊंगा, तुम्हें एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिकली चीजें चलती कैसे हैं। फिर तुम्हारे लिए आंसर फ्रेम करने बहुत आसान है, याद करना भी बहुत आसान है। देखो बच्चों, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये अपने आप में एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब जो कॉमर्स वाले हैं वो तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं वो समझ लो एक हिसाब किताब रखने के लिए स्टेटमेंट है। ठीक है, जो क्या रिकॉर्ड करेगा, जो रिकॉर्ड करेगा ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। लेकिन ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किसके बीच में होनी चाहिए? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए बच्चों रेजिडेंट्स के बीच में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है बच्चों, एक पर्टिकुलर पार्टी हमारे देश की यानी इंडिया की, एक पार्टी कोई बाहर का होना चाहिए यानी फॉरेनर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखो कि एक ऐसा स्टेटमेंट, अब बच्चों अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, अगर ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो इसकी दो साइड्स होंगी, एक कहीं ना कहीं पे आउटफ्लो होगा और कहीं ना कहीं पे इनफ्लो होगा। इसी को हम क्रेडिट साइड भी बोलते हैं, इसी को हम डेबिट साइड भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, आउटफ्लो वाली साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं कि हमारी जेब से पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड, हमारी जेब में पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड, इनफ्लो वाली साइड को। इसी को हम पॉजिटिव साइड, इसको हम नेगेटिव साइड भी बोलते हैं। तो आउटफ्लो बोले, डेबिट बोले, नेगेटिव बोले, एक ही बात है। इनफ्लो बोले, क्रेडिट बोले, पॉजिटिव बोले, वो भी एक ही बात है। तो ये एक ऐसा अकाउंट होगा बच्चों, एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो रिकॉर्ड करेगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब बच्चों इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है? इकोनॉमिक का मतलब बच्चों या तो विजिबल्स, विजिबल्स मतलब गुड्स, आप कोई भी माल बेच रहे हो, या फिर इनविजिबल्स। इनविजिबल्स का मतलब हो सकता है बच्चों सर्विसेज, या तो यूनिलेटरल्स। यूनिलेटरल्स का मतलब हो सकता है वन साइडेड, सिंगल साइडेड, कोई गिफ्ट विफ्ट किसी ने इंडिया से बाहर भेजा या बाहर से इंडिया में रिसीव करा। और या फिर हो सकती है कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो एक ऐसा अकाउंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ये चार तरीके की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। और ट्रांजैक्शंस किसके बीच में होनी चाहिए? एक बंदा इंडिया का, एक बंदा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, फॉरेन का। तो जब आप इसको रिकॉर्ड करोगे, जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे उसको बीओपी बोलते हैं। सिंपल। लो बच्चों उसका स्क्रीनशॉट फटाफट से। डन डन डना डन डन डना डन डन। आओ अब एक काम करेंगे, अब मेरे साथ साथ बीओपी अकाउंट बनाएंगे। ऑटो फोकस ज्यादा मार रहा है क्या? देखो बच्चों, इस तरीके से एक अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अकाउंट बना लेंगे और इसको जहां तुमने अकाउंट को समझा तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, देखो इस अकाउंट में मेनली मैंने आपको बताया चार चीजें आएंगी। क्या क्या? विजिबल्स, इनविजिबल्स, विजिबल्स आ गए, इनविजिबल्स आ गए, उसके बाद यूनिलेटरल्स, और उसके बाद बच्चों कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो मतलब मेनली एक विजिबल है, एक इनविजिबल है, एक यूनिलेटरल है, एक कैपिटल ट्रांजैक्शन है। मेनली ये चीजें इस अकाउंट में आती हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, इधर को मैं डेबिट साइड बोल रहा हूं, इधर को मैं क्रेडिट साइड बोल रहा हूं। ऑल्दो इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है कि इधर को डेबिट बोल दिया, इधर को क्रेडिट बोल दिया, लेकिन मुझे तुम्हें समझाना है। मैं यहाँ पे अकाउंटिंग या इकोनॉमिक्स में नहीं जा रहा, मुझे तुम्हें समझाना है कि डेबिट क्रेडिट क्या है। तो देखो, डेबिट को बोलना है आउटफ्लो,
या नेगेटिव, और क्रेडिट को बोलना है इनफ्लो या पॉजिटिव। ठीक है, अब सोचो तुम, विजिबल्स का मतलब है गुड्स। गुड्स की जब आप सेल परचेज करोगे तो कब पैसा आएगा, कब पैसा जाएगा? सोचो, सबसे पहले इनफ्लो कब होगा? जब हम करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बच्चों, जब आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करोगे पैसा आएगा, है ना भाई? बाहर विदेश में बेचूंगा तो पैसा आएगा ना। अगर इंपोर्ट करूं पैसा जाएगा, तो माइनस में लिख रहा हूं इंपोर्ट ऑफ गुड्स, पैसा जाएगा तो इधर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है। ठीक है, दूसरा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल्स यानी सर्विसेज। बच्चों, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब बहुत सारे बच्चे अगर मेरे इंडिया के बाहर से भी पढ़ने लगे तो वो क्या होगा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो बीओपी में इधर रिकॉर्ड होगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, पैसा आएगा। ठीक है, ऐसे ही जाएगा कब? अगर हमारे बच्चे बाहर से पढ़ने लगे। अब सिर्फ टीचिंग सर्विसेज तो नहीं होती, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, मल्टीपल सर्विसेज हम इंपोर्ट भी करते हैं। इंपोर्ट करी अगर तो हमारे पास से पैसा गया, सर्विसेज आ गई। ठीक है, उसके बाद बच्चों यूनिलेटरल्स क्या होते हैं? यूनिलेटरल्स होते हैं गिफ्ट्स, ग्रांट्स वगैरह। तो गिफ्ट्स, ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आए, पैसा आ गया। एंड गिफ्ट्स पेड टू अब्रॉड, बच्चों अगर आपने दे दिए पैसा चला गया, ये माइनस वाली चीजें चल रही हैं। ठीक है, इतनी चीज समझे क्या? अब पहले इसको समझो। देखो, उसके अलावा कुछ छुटर पुटर इनकम्स भी होती हैं। छुटर पुटर इनकम जो यूनिलेटरल का पार्ट नहीं है लेकिन नॉर्मली हमें होती हैं, उसको मैं अदर इनकम्स बोल देता हूं। तो एक काम करता हूं, यहां पे एक और लिख देता हूं, अदर इनकम्स। अदर इनकम कैसी हो गई? जैसे रेंट, प्रॉफिट, है ना, कोई रेंट है, कोई प्रॉफिट है, कोई इंटरेस्ट है, ये हमें रिसीव हो गया, पैसा आ गया। भाई आपकी कोई बिल्डिंग थी बाहर, वहां से रेंट आ रहा है ना। और ऐसे ही रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये आपने पे कर दिया तो पैसा आपके पास से चला गया, राइट। इसके नीचे कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल ट्रांजैक्शंस। इससे पहले मैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस लिखूं बच्चों, आपको पहले यही समझना है कि देखो ये बीओपी अकाउंट है, यानी कि सबसे पहले बीओपी में मैंने आपको क्या बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करेगा क्या, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो इनफ्लो आउटफ्लो दोनों रिकॉर्ड करेगा। किस चीज की? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कितनी है? मेनली 4, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल। ठीक है, ये अदर इनकम वैसे ही आ जाता है थोड़ा बहुत, इसका अलग हेड नहीं बनाया गया इसके अंदर। ठीक है, अब सोचो बच्चों की अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ गुड्स की, यानी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ गुड्स की, यानी मैं बस इसकी बात करूं, पहले वाले की, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात करूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम्स, तो इसको बोलते हैं बच्चों बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, तो आप बोलोगे भैया अगर हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स में देखें कि गुड्स के अंदर इनफ्लो है, आउटफ्लो है, इन दोनों का डिफरेंस, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड बच्चों 3 तरीके का बैलेंस हो सकता है। ये होता है बैलेंस्ड बीओटी, सरप्लस बीओटी एंड डेफिसिट बीओटी। बैलेंस्ड कब होता है? जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो, यानी 500 का एक्सपोर्ट करा और 500 का इंपोर्ट कर लिया। सरप्लस कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, यानी कि एक्सपोर्ट करा 600 का, इंपोर्ट करा 500 का, तो 100 रुपए जेब में रह गए ना, है ना। डेफिसिट कब होगा? जब एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे सपोज 100 रुपए का एक्सपोर्ट करा और 400 का इंपोर्ट करा, तो 300 रुपए का आ जाएगा ना डिफरेंस, उसको डेफिसिट बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना, बीओटी क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल, सिर्फ विजिबल को अगर मैं बोल दूं। ठीक है बच्चों, अच्छा सर ये तो समझ गए बीओटी क्या होता है। अब बच्चों ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं,
ये यूजुअली सारी की सारी प्रॉफिट मोटिव के लिए हो रही है। किस लिए हो रही है? प्रॉफिट मोटिव के लिए। माल बेच रहा हूं प्रॉफिट के लिए, सर्विसेज दे रहा हूं प्रॉफिट के लिए, गिफ्ट्स वगैरह दे रहा हूं तो अपने ही बेनिफिट के लिए दे रहा हूं, उसके बाद रेंट वगैरह आ रहा है तो प्रॉफिट ही है ये सारा का सारा। ये सारी ट्रांजैक्शंस बच्चों प्रॉफिट के लिए हो रही हैं, राइट। अब बच्चों एक बात देखो, जितनी भी ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट के लिए हुई ये सारी की सारी, तो इन ट्रांजैक्शंस को बोला गया कि भैया ये जो पूरी की पूरी ये सारी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं। क्या बोला गया? कि ये सारा करंट अकाउंट कहलाएगा। तो बीओपी को अब दो पार्ट्स में बांट देंगे, करंट अकाउंट अलग जिसमें ये सब आएगा और कैपिटल अलग जिसमें नीचे वाली ट्रांजैक्शंस आएंगी। सर अब नीचे वाली ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, उससे पहले हम लोग सीखेंगे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट का बैलेंस कैसा हो सकता है? बच्चों करंट अकाउंट का बैलेंस बैलेंस्ड भी हो सकता है, करंट अकाउंट का बैलेंस सरप्लस भी हो सकता है और करंट अकाउंट का बैलेंस डेफिसिट भी हो सकता है। बैलेंस्ड कब होगा? जब जितना एक्सपोर्ट उतना इंपोर्ट हो करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में अगर मैं ये सब जोड़ूं, इसमें ध्यान रखना करंट अकाउंट में गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल्स और अदर इनकम्स आएंगी। सपोज 100 ये है, 200 ये है, 300 ये है, 400 ये है, तो देखो ये बैलेंस कितना आएगा? इधर टोटल आएगा 1000 आ जाएगा बच्चों। और अगर इधर देखूं तो सपोज एज्यूम करो कि आपके पास ये 400 है, ये 300 है, ये 200 है, ये 100 है। अभी टोटल कितना आएगा? देखो 1000। तो 4 5 6 7 8 9 10, 1000 इधर 1000 इधर, तो जब बराबर होते हैं इसको बोलते हैं बैलेंस्ड करंट अकाउंट। इसको बोलते हैं करंट अकाउंट बैलेंस, CAB, करंट अकाउंट बैलेंस। जब एक्सपोर्ट या जब आउटफ्लो बराबर हो इनफ्लो के, या फिर जब डेबिट बराबर हो क्रेडिट के, इसको हम बैलेंस बोल देते हैं। करंट अकाउंट सरप्लस में कब होगा? CAS। करंट अकाउंट सरप्लस में कब होगा बच्चों? सरप्लस में तब होगा जब पैसा ज्यादा आए और कम जाए। फॉर एग्जाम्पल इसे 400 की जगह 600 कर लो, तो आया कितना? 1200। आया कितना? 1200 और गए कितने? 1000। इसका मतलब मेरे जो इनफ्लो हैं वो ज्यादा है आउटफ्लो से, यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से। यहां पे सरप्लस आता है बच्चों। और डेफिसिट कैसा होता है? अगर उल्टा हो जाए, अगर ये वाली साइड ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इसे कर देता हूं वापस से 400, करंट अकाउंट डेफिसिट CAD। ये कब होता है? जब आउटफ्लो ज्यादा हो इनफ्लो से, यानी कि डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड से। बच्चों बहुत ध्यान से देखो, 4 और 4 8, 9 10 11 12 13। अब देखो यहां 1300 है, यहां 1200 है, तो पैसा बाहर ज्यादा गया, ये 1300 है। पैसा बाहर ज्यादा गया, आया कम, 1300 खर्चा करा, 1200 कम आए, तो 100 रुपए नेगेटिव में जाऊंगा ना, ये करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो जैसे BOT 3 तरीके का हो सकता है, सरप्लस, डेफिसिट, बैलेंस, वैसे ही करंट अकाउंट भी 3 तरीके का हो सकता है, सरप्लस, डेफिसिट, बैलेंस। और करंट अकाउंट में जितनी भी चीजें आई ना बच्चों, ये सब प्रॉफिट के लिए करी गई हैं। सारी किसके लिए करी गई है? प्रॉफिट के लिए, कि मुझे पैसा कमाना है। चाहे वो गुड्स बेच रहा हूं, चाहे सर्विसेज बेच रहा हूं, चाहे कोई गिफ्ट विफ्ट दे रहा हूं, चाहे इस तरीके से रेंटल इनकम, प्रॉफिट इनकम हो रही है, ये सारी चीजें। अब बच्चों कैपिटल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शंस है ना, जो हम यहां पे लिखेंगे ये कैपिटल अकाउंट है। तो जो BOP है उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। BOP के दो छोटे छोटे बच्चे कौन से हैं? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जो मेनली प्रॉफिट के लिए करी गई थी। कैपिटल में कौन सी आएगी? इसको बैलेंस करने के लिए। हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा करंट अकाउंट बिल्कुल मैच रहे। अगर इधर भी 1000 है, इधर भी 1000 है, फिर तो चक्कर ही नहीं है सर, चक्कर ही नहीं है, मैच है बिल्कुल, कैपिटल ट्रांजैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये मिस मैच हो रहा है, यानी या तो सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है, तो फिर हमें जितना भी एक्स्ट्रा पैसा या शॉर्टेज ऑफ कैश है उसको यूज करना पड़ेगा। समझाता हूं एक एक करके। एज्यूम करते हैं कि हमारे पास करंट अकाउंट सरप्लस आया। करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब है कि इधर तो थे 1200 और इधर थे 1000, सपोज, वैसे एज्यूम करके नंबर ले रहा हूं। तो क्या आपके पास 200 रुपए एक्स्ट्रा है? अब रुपए तो नहीं होंगे, 200 करोड़ ही होंगे, इंडिया तो इतना बड़ा देश है, कि 1200 करोड़ हमारे पास आए,
1000 करोड़ हमारे पास चले गए, तो 200 करोड़ का सरप्लस है। इस 200 करोड़ का हम क्या कर सकते हैं बच्चों? 200 करोड़ को बच्चों या तो मैं लेंडिंग कर सकता हूं अब्रॉड में, लोन दे सकता हूं कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं लेंड कर दूंगा, या तो मैं लेंडिंग कर दूंगा, या फिर बच्चों मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं अब्रॉड में। मेरे पास पैसा है, मैं बाहर अब्रॉड में इन्वेस्ट कर दूंगा। देखो अभी मेरे पास से जाएगा, लेंडिंग करूंगा तो भी गया 200 रुपए, इन्वेस्टमेंट करूंगा तो भी गया, तो इसीलिए इस तरफ आ रहा है आउटफ्लो वाली साइड। या फिर बच्चों मैं एक काम करूंगा, मेरे पास 200 रुपए एक्स्ट्रा है, 200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है, सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज कौन संभालता है? बैंकिंग पढ़ के आए हो, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन है? आरबीआई है ना। तो मैं आरबीआई को बोलूंगा रख यार इसको अपने पास जमा कर, अपने पास जमा कर। तो हमारे पास 200 फालतू है इकोनॉमी में, अपने पास जमा करना, तो इसको बोलते हैं एडिशन टू रिजर्व्स, एडिशन टू रिजर्व्स। आरबीआई के रिजर्व्स में जमा कर दूंगा तो भी इकोनॉमी में से तो पैसा जा रहा है ना, तो माइनस में आ रहा है बीओपी में, क्योंकि बीओपी इकोनॉमी का है, आरबीआई का थोड़ी ना है, वहां से पैसा गया। तो ये बच्चों तीनों ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे लेंडिंग करनी हो यानी लोन देना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे रिजर्व्स में पैसा डाला हो, ये सब बच्चों कैपिटल अकाउंट में आता है। और ये तीनों ही ट्रांजैक्शन क्यों करी गई? सिर्फ इस 200 फालतू को सेटल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। अब अगर इसका उल्टा हो जाता, करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता, सपोज करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता कि ये 1200 और ये 1400, ये 1200 और ये 1400, मैंने एक जीरो पहले फालतू लगाई हुई थी शायद, लेकिन तुम कॉन्सेप्ट समझ गए ना। मेन बात वो है कि इधर 1000 इधर 1200, 200 एक्स्ट्रा थे। अब सुनो, खर्चा 1400 का है, कमाई सिर्फ 1200 की है, लेट सपोज ऊपर वाला है सब जोड़ के, ठीक है। खर्चा 1400 का है, कमाई सिर्फ 1200 रुपए की है। क्या इस बार हम 200 रुपए शॉर्ट है? हमें पैसे की जरूरत है, खर्चा है 1400 करोड़ का, कमाई है सिर्फ 1200 करोड़ की, तो 200 रुपए शॉर्ट है, पैसा लाना पड़ेगा किसी तरीके से। कैसे लाएं? या तो बोरो कर लो। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहली ट्रांजैक्शन आ सकती है बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, या तो बोरो कर लो, या बाहर वाले आपके यहां इन्वेस्ट कर दें, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट आ जाए। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है बच्चों, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि डायरेक्टली किसी ना किसी एसेट को खरीद लिया, कोई जमीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, कोई इस तरीके की चीजें खरीद ली कि एसेट का ओनरशिप भी आपका, पोजेशन भी आपका, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो होता है किसी कंपनी में शेयर्स खरीद लिए, तो आपका डायरेक्टली अधिकार नहीं होता हर चीज पे, इनडायरेक्ट होता है। भाई ओनर तो बनोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल से आप सबको बाहर निकाल दोगे, चलो निकलो मैं मालिक हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दोनों में से कोई भी इन्वेस्टमेंट आ जाए, हमें तो पैसे की जरूरत है, या फिर हम आरबीआई को बोलेंगे भाई तेरे रिजर्व में पैसे होंगे, प्लीज इकोनॉमी में डालो, इकोनॉमी को पैसा चाहिए। तो जब हम इकोनॉमी में डालेंगे उसको बोलेंगे विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स, विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स। तो आरबीआई के पास से रिजर्व से जब पैसा निकालेंगे तो इकोनॉमी में पैसा आएगा बच्चों, इकोनॉमी में प्लस होगा पैसा, तो यहां पे प्लस साइड में आ रहा है। तो आप देखो बच्चों मैंने क्या करा, अगर इधर 200 फालतू थे तो इधर एडजस्ट कर दिए, इधर 200 चाहिए थे तो इधर से एडजस्ट कर दिए। अल्टीमेटली हमारा बीओपी जो है बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा बीओपी देखो ये होता है, पूरा का पूरा बीओपी बच्चों ये होता है। सबसे पहले जो मेन चीज है वो क्या है कि बीओपी को आप दो पार्ट्स में समझ के चलना, एक होगा करंट अकाउंट, एक होगा कैपिटल अकाउंट। मेन गेम करंट अकाउंट की है। करंट अकाउंट वो है जिसके अंदर इकोनॉमी की वो सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए करी गई हैं। इसमें विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और छोटी मोटी इनकम्स ये सब आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम करंट के एक छोटे बच्चे की बात करें, करंट के जहां पे आप सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हो, ओनली गुड्स की बात कर रहे हो, तो इसको हम बीओटी बोल देते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड तीन तरीके का हो सकता है, मतलब बैलेंस आ रहा है ना, तो या तो बराबर होगा तो कोई बैलेंस ही नहीं आएगा, उसको हम बैलेंस्ड बोल देंगे। एक्सपोर्ट ज्यादा हुए तो सरप्लस बीओटी, इंपोर्ट ज्यादा हुए तो डेफिसिट बीओटी, ठीक है। फिर
इन चारों को जोड़ दूं कि अब बीओटी को भूल जाओ, फिलहाल इसको भूल जाओ, बीओटी अलग से कुछ है ही नहीं, इसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है अलग से, भूल जाओ। आप इन सबको जोड़ो, करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड इसको जोड़ो और डेबिट साइड को कंपेयर करो। अब देखो करंट अकाउंट में अगर इनकम ज्यादा है तो मैं बोलूंगा करंट अकाउंट सरप्लस, और करंट अकाउंट में अगर खर्चे ज्यादा है मैं बोलूंगा करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर दोनों बराबर है तो बात खत्म, लेकिन अगर बराबर नहीं है, सरप्लस हुआ, तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा पैसे को उधार बांट सकता हूं, लोन दे सकता हूं, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, या आरबीआई के रिजर्व में डाल दूंगा। और अगर पैसा कम पड़ गया बच्चों तो मैं लोन ले सकता हूं, इन्वेस्टमेंट ले सकता हूं बाहर से, या आरबीआई को बोलूंगा भाई पैसा दे निकाल के रिजर्व्स में से। तो जितनी भी ये नीचे वाली ट्रांजैक्शंस आई जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसको मैच करना था, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली एसेट्स और लायबिलिटीज डिस्टर्ब होती हैं। देखो जैसे बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल एसेट्स और लायबिलिटीज हिल रहे हैं यहाँ पे मेरे, बात समझे क्या? अब देखो बाबू, हमने बेसिकली इस अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक लाइन के ऊपर वाली, एक लाइन के नीचे वाली। ये जो ऊपर वाली प्रॉफिट के लिए जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई ना, इनको हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं, इनको हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं। यानी वो ट्रांजैक्शंस जो प्रॉफिट मोटिव के साथ करी गई हैं उनको ऑटोनॉमस बोलते हैं, और जो ऑटोनॉमस को बस मैच करने के लिए करी गई हैं इनको एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम अबव द लाइन, इनका दूसरा नाम बिलो द लाइन। समझे क्या? खत्म, समाप्त। पूरा बीओपी यही है बच्चों, पूरा बीओपी यही है, एक स्लाइड पे समझा दिया मैंने तुम्हें। अब देखें किताब में क्या लिखा हुआ है, आओ स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले नंबर 1, सर क्या है? सबसे पहले आ रहा है बच्चों बीओपी क्या होता है। तो बीओपी इज अकाउंटिंग स्टेटमेंट, मैंने आपको बता दिया, जो पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेगा सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, किसके बीच में, रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। आपको तो ये रटना है, अब मैंने तो समझा दिया पूरा, ठीक है। उसके बाद देखो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, मेनली विजिबल यानी कि गुड्स, इनविजिबल यानी सर्विसेज, यूनिलेटरल यानी सिंगल साइडेड वन साइडेड ट्रांजैक्शंस, कैपिटल ट्रांसफर्स जिसके अंदर हम मेनली बोरोइंग्स, लेंडिंग्स ये सब कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों बीओपी के दो साइड्स होते हैं, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। डबल एंट्री मतलब एक डेबिट में तो एक क्रेडिट में। क्रेडिट को हम इनफ्लो बोलते हैं या सोर्स बोलते हैं, यानी पैसा कहाँ से आ रहा है। डेबिट को हम आउटफ्लो बोलते हैं, यूज बोलते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है। इसके बाद बीओपी तीनों हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। बैलेंस कब होगा? अगर दोनों साइड बराबर हैं बीओपी की। डेफिसिट कब होगा? अगर खर्चा ज्यादा हुआ है। सरप्लस कब होगा? अगर इनकम ज्यादा हुई है। लो जी, देन वी हैव बच्चों बीओटी। बीओटी कब कंसिडर करते हैं? जब गुड्स को देखते हैं। तो बीओटी क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सही है। इसको हम बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। देन बीओटी कितने तरीके का होता है? वो भी 3 तरीके का हो सकता है, सरप्लस, डेफिसिट या बैलेंस्ड, ठीक है। सब पढ़ लिया तुमने। देखो सरप्लस बीओटी कब होगा? अगर एक्सपोर्ट ज्यादा। डेफिसिट कब होगा? अगर इंपोर्ट ज्यादा। देन बीओपी और बीओटी में क्या फर्क होता है? मीनिंग लिख देंगे, फिर बोलेंगे इसमें सिर्फ विजिबल आता है, इसमें विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल सब आ जाता है। इसके अंदर कैपिटल वाली कोई ट्रांजैक्शन नहीं आती क्योंकि ये खुद करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। इसमें बीओपी में कैपिटल भी होता है, करंट भी होता है, ठीक है। ये बीओपी बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये छोटा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बोल रहा है सेटलमेंट, बोल रहा है अगर ये नेगेटिव में आ रहा है तो बीओपी में से इसको सेटल कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा है ना, इसमें और भी जगह से पैसा आता है, लेकिन ये नेगेटिव आ गया तो इसमें से ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओटी। इसके बाद बच्चों बीओपी के कंपोनेंट्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, राइट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? देखो करंट अकाउंट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, विजिबल ट्रेड एक्सपोर्ट, इनविजिबल, यूनिलेटरल और छोटी मोटी इनकम्स, ठीक है। देन करंट अकाउंट आपकी नेट इनकम शो करता है। नेट इनकम का मतलब बेसिकली कि देश में कितना, क्योंकि उसमें सारी ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट के लिए होती है, तो नेट इनकम कितनी हुई करंट अकाउंट से पता चलता है। फिर एक छोटा सा डिफरेंस है बीओटी और करंट अकाउंट में, ये रीड ओनली है, एक बार पढ़ लेना बस।
अब करंट अकाउंट का बैलेंस भी सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, डन सर। अब आ गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा है? वो सारी ट्रांजैक्शंस जिसमें चेंज आएगा एसेट्स या लाइबिलिटीज में। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिर से सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। कैपिटल में देखो क्या क्या आता है, बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम, और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब रिजर्व से एडिशन करना या रिजर्व से विड्रॉ करना, ये भी हमने पढ़ लिया। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या फर्क होता है? कैपिटल अकाउंट में जितने भी चेंजेस आते हैं वो कैपिटल स्टॉक में आते हैं, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज में आते हैं। करंट अकाउंट में इनकम में आते हैं, यानी वो खर्चा और इनकम की बात कर रहा होता है। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है बच्चों, लास्ट में बनता है बस मैच करने के लिए। ये पूरे साल का बनता है तो ये फ्लो है। फिर कैपिटल में क्या क्या आएगा और करंट में क्या क्या आएगा वो लिख देना। इसके बाद बच्चों ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग क्या होती है? ऑटोनॉमस वो है जो इकोनॉमिक मोटिव या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होती हैं, और एकोमोडेटिंग वो है, ओ कैमरा फ्लक्चुएट कितना कर रहा है, एकोमोडेटिंग वो है बच्चों या जो सरप्लस या डेफिसिट के लिए होती हैं। ठीक है, सॉर्टेड हो गया। फिर डिफरेंस आ गया ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग का। पहले मीनिंग लिख देना कि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए है, वो सरप्लस या डेफिसिट को एडजस्ट करने के लिए है। इनको हम अबव द लाइन भी बोलते हैं, इनको हम बिलो द लाइन भी बोलते हैं। उसके बाद बोल रहा है बच्चों ऑटोनॉमस को बीओपी से कोई फर्क नहीं पड़ता, एकोमोडेटिंग होती ही बीओपी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए है। ऑटोनॉमस यानी प्रॉफिट मेकिंग के लिए ट्रांजैक्शंस दोनों अकाउंट में आ सकती हैं, करंट में भी कैपिटल में भी। अब सपोज आप लोन वोन भी दोगे तो उससे भी तो प्रॉफिट कमाओगे ना, तो दोनों में आ सकती हैं। एकोमोडेटिंग सिर्फ कैपिटल में आएगी। सही है, बढ़िया सर। इसके बाद बाबू डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है। डिसइक्विलिब्रियम ऑल्दो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आप एक बार रीड कर लेना। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है डेफिसिट, कि बीओपी में अगर डेफिसिट आ जाता है वो कब आएगा? अगर इनफ्लो हमारे पास कम है और आउटफ्लो ज्यादा है। बस दिस इज इट गाइस। इसी के साथ हमारा बीओपी भी खत्म हो जाता है। हमने बीओपी भी खत्म कर दिया। अब हमारा बस गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज और एडीएस वाला यूनिट ये बचा। बाकी मैक्रो आपका पूरा ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। इंडियन इको भी हमने शुरू कर लिया था चैप्टर नंबर 1। अगले हफ्ते में यानी कि हमारा जो नेक्स्ट वीक आएगा डे 11 से लेके डे 16 तक, उसमें ऑलमोस्ट आपका इंडियन खत्म हो जाएगा। पूरा इंडियन लगभग 6 दिन का, मतलब ये समझ लो 4 चैप्टर तो हो ही जाएंगे। तो बचेंगे सिर्फ 3, और इसका छुटर पुटर काम बचेगा वो हम डे 17 से 21 में समाप्त कर ही लेंगे। तो बहुत ही अच्छे फ्लो में हमारी सीरीज चल रही है, बस आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है और फोड़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।